कोरोना वायरस और जो बीजेपी है इसकी नीति जो है वो एक सी है। बीजेपी की जो रणनीति है वो अजगर की तरह है। ये अपने सहयोगियों को पालती है, पोसती है, और जैसे सांपिन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। तो आज के समय में अगर आप कहोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब हो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक प्रस्ताव हो, तो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया है। दोस्तों आदावर है, मैं नीसा मतकान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी, परिचय के मोहताज नहीं है। रविंदर कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो ये है कि जो बीजेपी के साथ एक ये चीज़ मानी जा रही है कि जहाँ जाती हैं वो उनकी पार्टी गठबंधन करती है तो गठबंधन के सारे साथियों को निगल जाती है। वो जिस तरीके से एलजेपी की हालत देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी की वो कहीं नहीं रही है। जी जी, खत्म ही हो गई। हाँ, अभी ताज़ा और तो बहुत सी मिसालें हैं ऐसी। अब नीतीश कुमार उनके साथ है। बिहार की राजनीति में बात करूँगी क्योंकि बिहार करेंट है। तो वहाँ उन्होंने एक मंत्रिमंडल गठित किया नीतीश कुमार की पसंद की जो मंत्री। उनके पहला उन्होंने एक कैजुअलिटी की कि उसको मतलब 24 घंटे के पहले उस बेचारे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इतने उसके वो आरोप थे, निकाला नहीं लोगों ने आरोपों, क्योंकि वो जब मौजूदा माननीय राष्ट्रपति है उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी की थी। हमारे ख्याल में नीतीश को अगर इस सब बातें पता होती तो उनको रखते ही नहीं। एकदम से निकाल के उनकी नीतीश की इमेज को उन्होंने टर्न डाउन करना शुरू कर दिया। और भी बहुत से किस्से से सामने आते चले जा रहे हैं कि नीतीश की कोई इमेज नहीं रहेगी अब और नीतीश को खा जाएंगे वो। ऐसी इनकी क्यों पॉलिसी होती है कि ये बिल्कुल क्या कहना चाहिए, कोरोना वायरस से फैल गए और खत्म कर दिया। हाँ, तो आप देखिए कोरोना वायरस और जो बीजेपी है इसकी नीति जो है वो एक सी है कि धीरे धीरे फैलते रहो। जैसे मोदी जी बार बार चीन को जाके कहते हैं विस्तारवाद का युग खत्म हो गया, तो विस्तारवाद का खुद नहीं हुआ। खुद भाजपा जो है, खुद आरएसएस जो है, ये विस्तारवादी है। जैसे कि आपको पता होगा कि इनका ही एक भूतपूर्व मंत्री कहता है कि हम कराची पे कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही इनके लोग कहते हैं जी हमने एलजेपी का खात्मा कर दिया, अब हम नीतीश की पार्टी है जेडीयू, उस पर कब्जा कर लेंगे। और आप देखेंगे चुनाव से पहले भी आ रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें मिलेंगी, और कम सीटें मिलेंगी तो सबसे पहले जो टूट फूट होगी वो नीतीश की पार्टी में। क्योंकि बीजेपी का एक ही खेल है कि वो पैसे दे के सबको खरीदना चाहती है, और ख़रीदने का उसका जो तरीका है वो बड़ा अजीब है। आप देखिए, एक रोशन बेग होते थे, वो कर्नाटक के जनता पार्टी में होते थे। उसके बाद वो जब बाकी कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें वो गृह मंत्री भी रहे, और रोशन बेग ने खूब पैसा भी कमाया। तो आप देखेंगे कि रोशन बेग को कल ही जो है गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने। और सीबीआई ने जब गिरफ्तार कर लिया तो इस बात पे किया कि एक आईएमए ग्रुप था जिसे पॉन्जी स्कीम चलाई थी, और उसके मालिक ने शेख था, तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हमसे 400 करोड़ रुपए जो है ज़बरदस्ती रोशन बेग ने ले लिया और हमें देना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी कंपनियों का दिवाला निकल गया। अब जब ये खबर अखबारों में छपी तो आप नवभारत पढ़े या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े तो उसमें ये खबर आता है कि कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया, जबकि वो बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी का सपोर्टर है। और जो अभी एमएलए जो भागे थे बीजेपी में कांग्रेस के, जिसकी वजह से सरकार गिरी थी, वो सारे के सारे जो है रोशन बेग उनका मुखिया था। और रोशन बेग ने उस समय 400 करोड़ रुपये लिए थे, और 400 करोड़ इसे लिए थे कि ये 400 करोड़ रुपये आएंगे तो मैं इन 400 करोड़ रुपयों को शेख को दे दूंगा, मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो जो मीडिया है वो इन्होंने इस तरह से कर रखा है अपने हाथों में कि वो जो इनकी बात होती है उसकी बात को भी इस तरह रखेगा कि कांग्रेस का एक भूतपूर्व मंत्री जो है 400 करोड़ के केस में पकड़ा, अपना नहीं बता, जबकि वो बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी के एमएलए लेके आया। और देवगौड़ा के बेटे की जो सरकार गिरी वो भी रोशन बेग की वजह से गिरी थी, उसी ने पैसे लिए। अब बिहार में नीतीश कुमार का देखिए कि मेवालाल जी जो थे वो एक जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर कृषि विश्वविद्यालय बोलते हैं, उसके वो कुलपति थे। उन्होंने 681 लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया, हर एक से 10-10 लाख रुपए भी लिए, तो समझो कि उससे जो है 70-80-100 करोड़ रुपए का घपला किया। हमारे जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, जब ये बिहार के राज्यपाल थे तब इन्होंने अनुशंसा की भाई इसको जो है बर्खास्त किया जाए, तो उसको बर्खास्त किया गया। अब उसको जो है नीतीश कुमार ने जब मंत्री बना दिया तो आप देखिए कि बेचारा अपने ऑफिस में बैठा है, 2 घंटे चार्ज लिए हुए है, और 2 घंटे में उसे अपना इस्तीफा देना पड़ा।
तो सिर्फ एक सफलता ये रही उसकी कि अब उसे जीवन भर जो है पूर्व मंत्री की जो है पेंशन हमेशा पेंशन मिलती रही। पूर्व मंत्री 2 दिन के अंदर ही पेंशन मिल वो तो शपथ लेते ही अगर आप इस्तीफा दे दो, जैसे एमपी का है कि अगर वो शपथ ले दे और लेते ही जो है वो इस्तीफा दे दे या मर जाए, तब भी उसको जीवन भर उसको पेंशन मिलेगी। अच्छा। वो मर जाएगा तो उसकी बीबी को मिलेगी। हाँ। बीबी मर जाएगी तो उसके जो आश्रित बच्चे होंगे, चाहे उस लड़की की उम्र जो है 80 साल हो, उसको भी लगातार मिलती रहेगी जब तक वो मर ना जाए। ये हमने कानून बना रखा है। अब ये आपकी बात बड़ी अजीब है और बड़ी सटीक है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो अजगर की तरह है। ये अपने सहयोगियों को पालती है, पोसती है, और जैसे सांपिन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। उसको भूख लगती है तो माँ होके भी एक ही चीज़ है जो अपने बच्चों को खाती है, वो सांपिन होती है। और अजगर जब उसका सबसे बड़ा और विशाल रूप है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि जहाँ पर भी कोई एमएलए सड़क पर मिल जाए उसे बहलाकर फुसलाकर बीजेपी में शामिल कर लो, चाहे उसे त्यागपत्र कराना पड़े, चाहे उसे ज़बरदस्ती उठाना पड़े, चाहे उस पर जो है सीबीआई और ईडी और एनआईए और यूएपीए या एनडीपीएस या कोई भी केस बनाना हो बना दो। तो ये सारी रणनीति इनकी इसलिए है क्योंकि हमेशा सोचते हैं कि विस्तारवाद करते रहो, अपोजिशन को रखो मत और ख़त्म कर दो। एक तानाशाह का क्या कर्तव्य होता है? तानाशाह 3 चीज़ों से बड़ा डरता है। तानाशाह एक तो बोलने वाले आदमी से बड़ा डरता है कि बोलेगा तो कल को मेरी भी पोल खोलेगा। दूसरा वो डरता है कि जो विरोधी है कि अगर विरोधी रहेगा तभी तो बोलेगा, तो उसको लो। तीसरा वो करता है कि दूसरे के बारे में प्रचारित करते रहो, उनके बारे में गलत गलत बातें कहते रहो। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक मिला, यानी मुझे दोस्त था, कहता है जी नेहरू जी के पिताजी जो थे और वो मोतीलाल जी थे, और मोतीलाल जी के जो दादा थे वो गयासुद्दीन थे। वो जो है मुसलमान थे। मैंने उसे कई तरह से समझाया कि भाई वो मुसलमान नहीं थे, नेहरू जी के बोला नहीं जी वो भी मुसलमान थे और ये भी मुसलमान थे। मैंने उनको सारी बातें समझाई, लेकिन अल्टीमेटली यही हुआ कि उसने कहा नहीं जी आप जो भी कह रहे हो गलत है, क्योंकि हमने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा है। तो आज के समय में अगर आप कहोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब हो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक प्रस्ताव हो, तो हिंदुस्तान के लोग कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है, हार्वर्ड से भी बड़ी है, ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी है, कैम्ब्रिज से भी बड़ी है, और वो जो है उस पर पूरा यकीन रखते हैं। और व्हाट्सएप का जो पूरा का पूरा संचालन भारतीय जनता पार्टी में करते हैं वो अमित मालवीय करते हैं। वो हमेशा झूठ फैलाने में लगे रहते हैं। तो अमित मालवीय जो है आज के समय में दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और जहीन आदमी हैं, और वही जो है वेद व्यास हैं जो कह देते हैं वो सच होता है। पर एक बात और देखिए कि अभी झूठ फैलाने की बात है, कुछ भाजपा के कट्टर समर्थक एंकर्स हैं और बड़े बड़े चैनल के हैं। जी। एक साहब का तो पूरा अपने चैनल ही मालिक भी हैं, चौरसिया साहब नाम है उनका, दीपक चौरसिया। उन्होंने अचानक एक खबर आई और जैसे पूरे तहलका मच गया भारत में, हो सकता है विश्व ही मचा हो कि पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक या बम्बार्डमेंट चल रहा है, हमला कर दिया। एकदम से मुबारकबाद उसकी और मोदी जी की मानने लगी, लेकिन आधा घंटे के अंदर अंदर ही पता लगा, जब फौज को इसका क्लियरिफिकेशन देना पड़ा कि भाई तो गलत है, हम तो कहीं कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह की बातें इसलिए तो उड़ती हैं क्या? नहीं, ये लोगों को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। ये देखते हैं, आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था एक बार कि मेरे जो व्हाट्सएप के योद्धा हैं वो किसी भी झूठी और सच्ची खबर को आधे घंटे में पूरे देश में फैला। तो ये जो है अमित शाह का बयान है, और अमित मालवीय साथ है, तो 2 अमित मिल गए। तो दोनों अमित जो है बेवकूफ़ी और झूठ फैलाने के मास्टर हैं। आप देखेंगे 7:03 पर टाइम्स नाउ ने सबसे पहले खबर दी कि वहाँ के प्रदीप दत्ता एक उसका रिपोर्टर था कि हमने जो है भारत की सेना ने पाकिस्तान के खुफिया जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उसके बाद उस खबर को ले उड़ी आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप, फिर वो दीपक चौरसिया जी ले पड़े, फिर उसके बाद जो है रिपब्लिक टीवी के जो महारथी हैं अर्णब गोस्वामी वो उस पर कूद गए कि हिंदुस्तान में जो हमला हो रहा है, और उन्होंने अपना पैनल बैठा दिया कि आज हम पाकिस्तान के कैसे नेस्तनाबूद हो रहा है इस पर लाइव चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो आप देखेंगे कि रूबिका लियाकत है वो कूद पड़ी, और सारे चैनल और सब लोग कूद पड़े, और हिंदुस्तान जो है पूरा इस अटैकिंग मोड में आ गया कि आज पाकिस्तान को हम फतेह कर देंगे। और रूबिका लियाकत ने कहा कि हम आतंकवादियों पे हमला कर दिया है, आतंकवादियों को कब्रिस्तान भेज रहे हैं, वहाँ से वो जन्नुम जाएंगे। उसने ये भी बताया कि आर्टिलरी किस तरह हमला कर रही है। उसने भी बताया कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें छोड़ दी गई हैं। अब उस मूर्ख औरत से पूछो पीओके में जहाँ पर हमला हो रहा है वहाँ एंटी टैंक मिसाइल क्या करेगी?
वहाँ टैंक तो है ही नहीं, वहाँ तो खाइयाँ हैं, खाइए पहाड़ है, पहाड़ हैं। लेकिन चूंकि जब ये जो रात भर जो सोचते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, कई बार लोगों को तो मैं देखता हूँ कि एक चैनल पे मैं गया तो मैंने कहा भाई हो, तो उसने कहा अच्छा पाकिस्तान जाना है। तो मैंने कहा, मैं समझा नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे तो यहाँ जाना है। कहते हैं हम इसको पाकिस्तान ही कहते हैं। तो मैंने उसको कहा फिर चीन किसको कहते हो? कहते हैं जो कमोड जो होता है उसको चीन कह लेते हैं। आप दूसरा इशारा करते हैं वो वाला, तो हम कहते हैं चीन जाना है। तो ये लोग जो है हिंदुस्तान की रेपुटेशन, हिंदुस्तान की जो भव्यता है, हिंदुस्तान की जो वैचारिकता है, उसको इस दर्जे पर ले आए हैं कि ये जो है जैसे बच्चे होते हैं, अनपढ़ जाहिल गंवार लोग बात करते हैं, वैसे बात करते हैं। और इन्होंने बड़ी सफलता से पूरे देश का जो ध्यान है वो बेवकूफ़ी में उलझा दिया है। अकल की बात कोई नहीं करता देश में, और देश में जो है बेवकूफ़ी की बात करते हैं। यानी असली खतरा हमें चीन से है। चीन रोज़ हमारी सरहद पर बढ़ाता है। अभी जैसे आया कि डोकलाम में के पास उसने गांव बसा लिया। भारत सरकार मना कर रही है कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो आप देखेंगे एनडीटीवी ने भी और इंडियन एक्सप्रेस ने भी वो सारी सेटेलाइट यानी हाई इमेजनरी फ़ोटो दी, तो पता चलता है हाँ वहाँ ये हो गया। तो झूठ बोलना और सच बोलना एक जो है राजनीति का गुण होता है। लेकिन जिनको घुट्टी में ही जैसे कहते हैं मुगली घुट्टी 555, उसी में दिखाया गया है पैदा होते ही झूठ बोलो। तो झूठ बोलने में ये इतने उस्ताद हो गए हैं कि झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अच्छा, यही सिलसिला आज से थोड़ी है, जब वो एक बार याद होगा कि गणेश जी को दूध पिलाया गया था। हाँ जी, गणेश जी को दूध पिला दिया। एक काला बंदर इन्होंने फैला दिया। हाँ। कि काला बंदर आ गया, रात को आता है, उस पर फिल्म भी बन गई। हाँ। फिर आप देखेंगे ये लोगों के दरवाजों पर जो है गोबर चिपकवा दिया। हाँ। कि चोटी कटवा आता है, रात को चोटी काट लेता है। तो मैंने तब भी कहा था कि सरदारों की तो दाढ़ी और चोटी नहीं काटता कभी किसी से दाढ़ी उनकी। हाँ नहीं, और तो कोई काटता ही था। हाँ, काटता था। और दाढ़ी नहीं काटता। हाँ। मैंने कहा दाढ़ी काटता है तो और भी जगह के बाल काट लेता होगा। मैंने तब भी ये कहा, तो बड़े दुखी हुए। तो बेसिकली इनकी नीति है कि किसी ना किसी तरह अपने को नंबर 1 रखा जाए और अपने साथियों को ही खाया जाए। तो मुझे एक किस्सा याद आता है, बड़ा अच्छा किस्सा है कि एक जंगल में एक शेर था। तो शेर के साथ एक भेड़िया था और एक गीदड़ था। तो तीनों ने मिलजुल कर एक शिकार किया। शिकार में उन्होंने पहले तो एक बैल मारा, फिर एक जो है गधा मारा, और फिर जो है खरगोश मारा। तो शेर जब थक गया, उसने कहा शिकार हो गया, तो उसने भेड़िए वो जो उसके साथ लोमड़ी थी, तो उसको कहा कि भाई तू न्याय कर कि अब किसको क्या मिलना चाहिए। तो लोमड़ी अक्लमंद थी, उसने कहा कि महाराज ये बैल तो आप खाएंगे, शेर को कहा, और ये जो गधा है ये मैं खा लूँ, ये गधा जो है ये भेड़िया खा लेगा, और ये खरगोश है वो मैं खा लूँगी, मेरा गुजारा चल जाएगा। तो शेर को बड़ा गुस्सा है। शेर ने उसको तमाचा मारा, वो बेचारी वहीं मर गई। तो उसने कहा भेड़िया अब तू बच गया, अब तू बता अब तू कैसे बंटवारा करेगा। तो वो बोला महाराज ये जो बैल है ये तो आप अभी दिन में आप थक गए हो, आप खाओगे, और ये जो गधा है इसे रात को खाना आप डिनर में, और ये जब आपका मन करे शाम का जैसे टी टाइम हो जाता है 4-5 बजे, तो आप ये खरगोश खा लेना। उसने कहा यार तूने न्याय तो अच्छा किया, तू बड़ा दिमागदार है, लेकिन तूने बात सीखी कैसे? कहते जिस तरह अभी देखा ना लोमड़ी मर गई तो मेरे को एकदम अकल आ गई। तो बेसिकली ये इसी तरह अपने सारे सहयोगियों को, चाहे वो सोनालाल की पार्टी हो या वो एलजेपी हो या और दूसरी पार्टी हो, ना इस तरह की सीख देती रहती है कि सारा कुछ जो है वो मोदी जी का है। करने वाले भी मोदी जी हैं, भोगने वाले भी मोदी जी हैं। हम तो मोदी जी के कारिंदे हैं, और वो देश की जनता को भी कहते हैं कि सब कुछ मोदी है। और वो जैसे वो हम लोग प्रार्थना करते हैं अपनी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो कह के कहते हैं मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बाकी आप सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो हरकतें हैं यही आपको बता देंगी कि देश को ये किस तरफ ले जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। इसी के साथ आप लेते हैं विदा। अगले में फिर रविंदर जी के साथ होंगे ऐसे ही मज़ेदार कमेंट्स के साथ। तब तक के लीजिए इजाज़त।